क्या भारत के बड़े बड़े जलवायु लक्ष्य सिर्फ कागजों और इरादों तक सीमित है या इस साल के बजट में उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त पैसा भी दिया गया है? द हिंदू एडिटोरियल विश्लेषण में आज हम बात करेंगे भारत के क्लाइमेट बजट 2026-27 की। सरकार ने कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का बड़ा ऐलान तो किया है, लेकिन क्या यह हमारी इंडस्ट्री को यूरोपीय देश के कार्बन टैक्स से बचाने के लिए काफ़ी है? आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे CCUS और ग्रीन हाइड्रोजन को। क्या यह सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट बनकर रह जाएंगे? PM सूर्य घर योजना 22,000 करोड़ के साथ सोलर पावर में कितनी तेजी आएगी? दूसरा पॉइंट है परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के लिए जो रास्ते खुले तो हैं, पर क्या वे निवेश करेंगी? और सबसे जरूरी सवाल इरादा बनाम नतीजा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इंटेंट एंड आउटकम। ठीक है, इंटेंट का मतलब इरादा और आउटकम मतलब रिजल्ट। तो इरादा बनाम नतीजा, भारत की क्लाइमेट पॉलिसी में वो कौन सा गैप है जो प्राइवेट निवेश को रोक रहा है? अगर आप UPSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह एनालिसिस आपकी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना एक भी शब्द छोड़े चलिए करते हैं एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण। इंडिया मस्ट मैच इट्स क्लाइमेट एम्बिशंस विथ हायर एलोकेशंस। इंडिया को जो है अपना मैच करना पड़ेगा, यानी कि इसको जो है एक तरीके से मिलान करना पड़ेगा, यानी कि मेल स्थापित करना पड़ेगा। अपना जो क्लाइमेट एम्बिशन है, जो क्लाइमेट को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं जलवायु को लेकर कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, और जो हायर एलोकेशन है, यानी कि हायर एलोकेशन का मतलब जो मनी ये दिया जा रहा है, जब ज़्यादा से ज़्यादा या जितना भी दिया जा रहा है वो मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसी के संबंध में ये एडिटोरियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Union budgets began reflecting greater climate concerns from 2021 in the thick of the COVID-19 pandemic, with a modest 4,500 crore rupees to localize solar photovoltaic production and to reduce India's डिपेंडेंस ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट्स। तो कह रहा है कि यूनियन बजट जो है, केंद्रीय बजट या संघीय बजट, जिसको जो भी कह लें आप, उसने शुरू किया था रिफ्लेक्टिंग मतलब इस पर ध्यान देना, ग्रेटर क्लाइमेट कंसर्न्स पर। ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कहेंगे आप, चिंताओं पर जो है ध्यान देना शुरू किया था। कब से? 2021 से, यानी कि 2021 से। आज लगभग 5 साल हो गए। इन द थिक ऑफ मतलब जो चरम में, मतलब कि आप पीक कह सकते हैं, पीक में ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 जो हुए थे, यानी कोविड-19 की जो महामारी के बीच कहिए या उसके चरम के बीच कहिए, विथ अ मॉडेस्ट, जिसमें जो है मामूली, मॉडेस्ट मतलब मामूली या बहुत कम, स्मॉल, 4,500 करोड़ रुपीज़ जो है वो मतलब कि आवंटन किए गए थे, एलोकेशन किए गए थे टू लोकलाइज सोलर फोटोवोल्टिक प्रोडक्शन। ये जो एक सोलर फोटोवोल्टेइक जो प्रोडक्शन है, यानी कि सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है, उसको स्थानीय बनाने के लिए, उसको अपने घर में ही उत्पादन करने के लिए, एंड टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स, और चाइना के जो इम्पोर्ट्स पर, यानी कि चीनी की जो चीनी आयात पर, चीनी मतलब यहाँ शुगर नहीं, चीनी मतलब चीन से जो आयात करते थे, उसके उस पर जो भारत की निर्भरता जो है उसको कम करने के लिए इसने 4,500 करोड़ के आवंटन किए थे। ठीक है, जो, और ये जो है 2021 से ये चिंता की विषय बनी गई। तो वहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट करता आ रहा है ये ग्रेटर क्लाइमेट कंसर्न्स पर। ठीक है, बट देयर हैज़ बीन अ कॉशियस डिसजॉइंटेड का क्या मतलब होगा? ऐसा मतलब आप कह सकते हैं इसको एक क्या कहेंगे, डिसजॉइंटेड को आप कह सकते हैं कि एक असंबद्ध या
नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, बट देयर हैज़ बीन अ कॉशस, लेकिन एक जो है ना, एक कॉशस, बड़ा सावधानी पूर्वक या सतर्कता के साथ और डिसजॉइंटेड अप्रोच रहा है, दृष्टिकोण रहा है, यानी कि इनकंसिस्टेंट अप्रोच रहा है टू द स्केल एंड एलोकेशन। ये जो स्केल को, ये जो पैमाना है और जो एलोकेशन है, यानी कि जो पैसे देने की जो बात आती है, एलोकेशन को आप आवंटन कहते हैं, लेकिन हम आपको सरल भाषा में इसको पैसे जो दिया जाता है बजट में, उसको एलोकेशन कहा जाता है, एलोकेशन कहा जाता है। तो ये जो स्केल और एलोकेशंस को लेकर, स्केल तो समझते ही हैं, पैमाना जो होता है या स्तर कह सकते हैं, तो ये किस स्तर पर होना चाहिए और कितना एलोकेशन होना चाहिए, इसको लेकर जो है ना, एक जो इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो एक कॉशस, बड़ा सावधानी पूर्वक और डिसजॉइंटेड अप्रोच रहा है, मतलब असंबद्ध या आप कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट अप्रोच। ये कॉशस का मतलब सावधानी पूर्वक तो भले आप देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार को ये लगता है कि इसमें खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर थोड़ा सा ना एक कदम जो बढ़ा रही है सरकार, वो बड़ा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रही है, यानी कि इसमें होना चाहिए इसमें ज़्यादा, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये चीज़। वाइल 5 ब्रॉड सेक्टर्स, हालांकि ये जो है ना 5 बड़े बड़े, मतलब कि ब्रॉड सेक्टर्स कह सकते हैं इसको, ब्रॉड मतलब व्यापक कहिए, तो ये जो व्यापक क्षेत्रों, जैसे कि सीमेंट है, आपका स्टील है, एल्यूमिनियम है और फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, ठीक है, तो ये 5 हो, मतलब कि ये हो गया, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम एंड फर्टिलाइजर्स, और दूसरा है डिसेंट्रलाइज सोलर पावर, ठीक है, जो विकेंद्रीकृत जो सोलर पावर है, या फिर ग्रीनिंग इरिगेशन का, ग्रीनिंग इरिगेशन पंप सेट्स कहिए, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन कहिए, और न्यूक्लियर एनर्जी कहिए। तो ये क्या हो गया, एक ये हो गया, दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर हो गया, तीसरा हो गया ग्रीनिंग इरिगेशन हो गया, पंप सेट्स हो गया, चौथा हो गया ग्रीन हाइड्रोजन, और ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गया आपका पांचवा। तो ये क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में जो है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि आपको जो है मतलब क्या कहेंगे आप, इन 5 सेक्टर्स में जो है क्या किया गया है, रिसीव्ड अटेंशन इन बजट 2026-27, यानी कि कहा जा रहा है कि इन 5 सेक्टर्स में मतलब कि ध्यान दिया गया है बजट 2026-27 में, यानी कि इसकी चर्चा हुई है, चर्चा नहीं हुई है, इस पर ध्यान दिया गया है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है वो प्रपोज किया गया था 5 ईयर आउटले ऑफ 20,000 करोड़ फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसको CCUS, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मतलब सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट जो था इस बजट में, वो इसको लेकर, क्लाइमेट बजट को लेकर, वो क्या था, ये प्रस्तावित 5 साल का, यानी कि पंचवर्षीय या कह सकते हैं, या 5 साल का जो है आउट मतलब खर्च या व्यय कह सकते हैं, या परिव्यय कह सकते हैं, ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, तो CCUS। इसको आपको लग रहा होगा CCUS थोड़ा सा जटिल मतलब कि आपको लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है, अगर इसको सरल शब्दों में समझेंगे। आप मान लीजिए, जैसे आप हवा और धुएं से कार्बन को सोखने वाली मशीन की तरह समझ सकते हैं। 3 चरणों में इसे समझते हैं आप। जैसे कैप्चर, यानी कि कार्बन को पकड़ते हैं या सोखते हैं, जैसे जब फैक्ट्रियाँ, जैसे कि स्टील या सीमेंट प्लांट में कोयला या ईंधन जलता है, तो चिमनियों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलती है। CCUS तकनीक इस धुएं को हवा में घुलने से पहले ही एक फिल्टर या खास केमिकल के जरिए पकड़ लेती है। उदाहरण के रूप में जैसे वैक्यूम क्लीनर धूल को सोख लेता है, वैसे ही यह CO2 को सोख लेता है। दूसरा जो चरण है वो क्या है, यूटिलाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि पकड़ी गई इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, तो इसे बेकार फेंकने के बजाय इसका उपयोग किया जाता है। इससे प्लास्टिक बनाया जा सकता है, इसे सीमेंट या कंक्रीट में मिलाकर निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसे ईंधन में भी बदला जा सकता है। और तीसरा चरण है स्टोरेज, यानी कि जमा करना।
जिस कार्बन का इस्तेमाल नहीं हो पाता उसे धरती के बहुत नीचे यानी कि करीब 1-2 किलोमीटर गहराई में खाली पड़ी चट्टानों या पुराने तेल के कुओं में पंप करके हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, भी कहते हैं इसे। इससे वह गैस वातावरण में जाकर गर्मी नहीं बढ़ा पाती। अच्छा, सवाल यह है कि यह जरूरी क्यों है? कुछ उद्योग ऐसे हैं जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया आपका, जहां चाहे आप कितनी भी बिजली सोलर से ले लें, उनकी रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल प्रोसेस में कार्बन निकलेगा ही। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए CCUS ही एकमात्र रास्ता बचता है। भारत के लिए यह चुनौती, मतलब इसमें क्या चुनौती है? जैसे कि एडिटोरियल में बताया गया है ये कि यह तकनीक जो है अभी भी बहुत महंगी है। भारत ने इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट तो रखा है, लेकिन यह अभी सिर्फ टेस्टिंग यानी कि पायलट स्टेज पर है। समझ गए? तो ये आगे आपको पता चलेगा, ये पायलट स्टेज में ही है ये। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें 5 बड़े बड़े या व्यापक सेक्टर में जो है उसको मतलब कि उस पर ध्यान दिया गया है बजट 2026-27 में। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट वो क्या था, वो प्रपोज्ड 5 ईयर आउटले था 20,000 करोड़ का, ये CCUS के लिए। दिस इज अ मॉडेस्ट प्रोविजन फॉर अ स्वीट ऑफ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। स्वीट का मतलब सेट ऑफ होता है, समूह कहिए इसको। ये जो ना बहुत ही मामूली प्रावधान है, या मॉडेस्ट मतलब कि बहुत ही कम प्रोविजन है फॉर ए स्वीट ऑफ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ये कॉस्टली, महंगा और बड़ा जटिल टेक्नोलॉजी है ये CCUS। तो उसके लिए, उसके इस समूह के लिए, मतलब ये पूरा समूह है ना, एक स्वीट है, उसके लिए ये बहुत ही छोटा प्रावधान है, ठीक है ना। द एलोकेशन सिग्नल्स, ये जो एलोकेशन, ये आवंटन, ये जो पैसे जो दिए जा रहे हैं या इसके लिए जो आवंटित जो एक रखा गया है, वो संकेत देता है दैट इंडिया इज एंटरिंग अ पायलट एंड डिमोन्स्ट्रेशन फेज। कि इंडिया जो है ना, भारत जो है, वो केवल पायलट या फिर डिमोन्स्ट्रेशन फेज में ही ये मतलब कि प्रवेश कर रहा है। इसके बजाय रादर देन एम्बार्किंग ऑन इमीडिएट इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट, इसके बजाय कि ये जो है तत्काल उद्योग के क्षेत्र में मतलब कि इसकी तैनाती की जाए, उसके बजाय क्या कर रहा है, ये केवल अभी पायलट मतलब कि चरण में ही घुस रहा है, मतलब अभी टेस्टिंग के चरण में है, ठीक है ना। While operational examples exist in Norway, Canada and US, scaling CCUS has proven expensive and uneven, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो, हालांकि जो ऑपरेशनल, जो अभी ऑपरेशनल एग्जाम्पल्स जो है वो वर्तमान में मौजूद है, कहाँ पर? नॉर्वे में है, कनाडा में है और US में है। लेकिन अगर CCUS को स्केल करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो वो जो है मतलब इसको बढ़ाना, स्केलिंग जो है यहाँ पर आपको जिरंड है, तो CCUS को बढ़ाना जो है हैज़ प्रूवन एक्सपेंसिव, ये जो है ना महंगा साबित हुआ है और असमान भी साबित हुआ है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली रेलिवेंट टू सेक्टर्स, ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, CCUS, ये मुख्य रूप से प्रासंगिक है उन सेक्टरों के लिए जहां पर एमिशंस जो है यानी कि जो उत्सर्जन है वो अंतर्निहित है, या जहां पर मतलब ये एकदम होता ही होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब आप उत्पादन कर रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया में ये अंतर्निहित होता है ये एमिशन, तो वहां पर ये जो है रेलिवेंट है। The EU's कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, आप जानते हैं कि EU के साथ जो है एक बड़ा एक डील हुआ है, तो इसमें जो है EU का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है विल इम्पोज कार्बन कॉस्ट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ हाई एमिशन प्रोडक्ट्स। सो फॉर इंडिया decarbonizing industrial production is no longer only a climate imperative। कह रहा है कि EU का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है CBAM, यानी कि जो आपको कह सकते हैं जैसे यूरोपियन देशों में जो है कार्बन को लेकर जो है बहुत ज़्यादा पैसे मतलब कि वो कम से कम उसमें कार्बन उत्सर्जित हो, एमिशंस हो, तो उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च की जाती है, ठीक है। लेकिन इंडिया और चाइना जैसे देशों में ऐसे कोई बात नहीं होती है, तो इसके लिए ना EU जो है उस चीज़ को ऑफसेट करने के लिए, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए,
ताकि इनको जो है व्यापार में घाटा ना हो, कि उसके लिए बॉर्डर पर टैक्स लगाती है उस पर। तो ईयू जो है, ईयू का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, एक सिस्टम है, विल इम्पोज, वो लगाएगा, क्या लगाएगा, कार्बन कॉस्ट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ हाई एमिशन प्रोडक्ट्स। जो हाई एमिशन यानी कि अधिक या उच्च उत्सर्जन वाला जो उत्पाद होगा, उसके आयात पर क्या करेगा, कार्बन टैक्स लगाएगा, कॉस्ट लगाएगा, ठीक है। सो फॉर इंडिया, इसलिए इंडिया के लिए डीकार्बनाइजिंग, यानी कि यहाँ फिर से जिरंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन को डीकार्बनाइजिंग करें, यानी कि कार्बन से मुक्त करें, इज नो लॉन्गर, ये अब जो है केवल एक क्लाइमेट इंपेरेटिव नहीं है, ये जलवायु अनिवार्यता ही नहीं है, इसमें आपका बहुत सारा व्यापारिक जो मुद्दे हैं वो भी शामिल है। इट इज़ नाउ अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये जो है अब क्या है, ये सवाल है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का, यानी कि जो निर्यात जो प्रतिस्पर्धात्मक का ये सवाल है, पर्टिकुलरली खास करके या विशेष रूप से स्टील के लिए और एल्युमिनियम के लिए, विच फॉर्म द बल्क ऑफ इंडिया CBAM एक्सपोर्ट्स टू द EU। जो यूरोपीय देशों को जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया का, CBAM एक्सपोर्ट, यानी कि जो एक तरीके से जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है स्टील और एल्युमिनियम का है, ठीक है। द बजट ऑल्सो सब्सटेंशियली स्केल्स अप द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो बजट में जो है ये क्या किया गया है, सब्सटेंशियली मतलब कि पर्याप्त रूप से जो है स्केल्स अप बढ़ाया गया है द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर स्कीम। इसके लिए बढ़ाया गया है, ये 22,000 करोड़ कर दिया गया है 2026-27 में, फ्रॉम 17,000 करोड़, जो कि रिवाइज एस्टीमेट है फॉर द करेंट ईयर। इस साल का जो रिवाइज एस्टीमेट है वो 17,000 है, और उससे बढ़ाकर ये 22,000 कर दिया है, जो कि सब्सटेंशियली ज़्यादा है। इट इज़ अ वेलकम पुश टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम। ये जो है एक स्वागत योग्य कदम है, किसके प्रति, किसके तरफ, किसकी दिशा में, टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम, एक विकेंद्रीकृत एनर्जी सिस्टम की तरफ, दैट रिड्यूस, जो लैंड प्रेशर को भी कम करता है, ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कम करता है, एंड हाउस होल्ड एनर्जी कॉस्ट को भी कम करता है। अब आप कहिए कि ये डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो एनर्जी क्या है। आमतौर पर बिजली एक बहुत बड़े पावर प्लांट में बनती है, ये तो आप जानते ही हैं, और तारों के जरिए आपके घर तक आती है, इसे सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। लेकिन जब आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो बिजली वहीं बनती है और जहां उसकी ज़रूरत है, इसे ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं, जैसे कि ये लैंड प्रेशर को कम करता है, ठीक है। जैसे बड़े सोलर पार्क लगाने के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए होती है, जिससे खेती या जंगलों के लिए जगह कम पड़ती है। लेकिन अगर हर कोई अपनी छत का इस्तेमाल करे तो अलग से जमीन घेरने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है तारों, मतलब कि ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना, यानी कि जब बिजली सैकड़ों किलोमीटर दूर पावर प्लांट से तारों के जरिए आती है तो रास्ते में बहुत सारी बिजली गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। घर की छत पर बिजली बनेगी तो तारों का लंबा सफ़र खत्म और बिजली की बर्बादी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है रिड्यूस हाउस होल्ड एनर्जी कॉस्ट, यानी कि यह सबसे मतलब सीधा फायदा है ये आपका, ठीक है। यानी जब आप अपनी बिजली खुद बनाएंगे तो सरकारी ग्रिड से कम बिजली लेनी पड़ेगी, जिससे आपके महीने का बिजली बिल बहुत कम हो जाएगा। तो मतलब इसको अगर समरी में देखना, मतलब कि समझना चाहेंगे, मतलब छत पर सोलर पैनल लगाना एक शानदार विचार है, क्योंकि इससे ना तो कीमती ज़मीन बर्बाद होती है, ना तारों में बिजली जाया होती है, और आम आदमी का बिजली बिल भी बचता है। तो इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम, जो लैंड प्रेशर आपको बताए, ट्रांसमिशन लॉसेस और एनर्जी हाउस होल्ड एनर्जी कॉस्ट को कम करती है, ठीक है। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस रिमेन, हालांकि कह रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन, इसको लेकर जो इसको लागू कैसे किया जाए, उसको लेकर जो चुनौती है वो अभी भी बनी हुई है, जिसमें शामिल है डिस्कॉम कॉर्पोरेशन। डिस्कॉम मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, जो इसको बांटती है, ठीक है ना। जैसे इसमें शामिल है डिस्कॉम कॉर्पोरेशन का
शामिल है जो चैलेंजेस है, और अपफ्रंट फाइनेंस और बैंक या मतलब कि जो हाउस होल्ड्स को, जो घर में जो इसको लगाया जाएगा उसके लिए जो फाइनेंस कैसे देना है आपको, तो वो चुनौती अभी भी बनी हुई है। डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज, या डिस्ट्रीब्यूशन जो करने वाला जो कंपनी है उसको डिस्कॉम कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह एलोकेशन फॉर पीएम कुसुम, इसको ये है सोलर इरिगेशन पंप, यानी कि सौर ऊर्जा से जो है ना सिंचाई वाला जो पंप होता है उसको कहते हैं पीएम कुसुम, एक योजना है। हैव बीन सस्टेन, उसको बरकरार रखा गया है एट 5,000 करोड़ रुपीस में, ठीक है ना। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, जो संशोधित अनुमान है वो सजेस्ट करता है स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहां समझिएगा, स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेटेड, जितना एंटिसिपेट किया गया था उससे कहीं ज़्यादा इसका इस्तेमाल, एब्जॉर्प्शन मतलब इसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ये जो पीएम कुसुम जो योजना है जिसके तहत जो है आप इरिगेशन पंप्स को दे रहे हैं, सोलर इरिगेशन पंप, तो किसान जो है उसको कहीं ज़्यादा उसके मतलब जितना एंटिसिपेट किया गया था उससे कहीं ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेटेड एब्जॉर्प्शन। फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, अब दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए क्या है, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड जीरो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया गया है, इस विस्तार दिया है, यानी कि इसको बढ़ाया है। जीरो बेसिक मतलब कि शून्य जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है उसको जो है ना, यानी कि आप बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको नहीं देना पड़ेगा, किस पर, ऑन इंपोर्ट्स पर, किस चीज़ का, न्यूक्लियर प्लांट इक्विपमेंट अंटिल 2035, यानी कि इसको बढ़ाकर जो है 2035 तक कर दिया गया है। किस चीज़ को, तो न्यूक्लियर प्लांट का जो इक्विपमेंट आप जो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आयात करते हैं, उसमें जो कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया और उसको बढ़ा के 2035 तक कर दिया गया जीरो, कि उसमें कोई भी पैसे नहीं देने हैं आपको कस्टम ड्यूटी में। वाइल दिस रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट, हालांकि इससे क्या होगा कि इनपुट कॉस्ट तो कम हो जाएगा, मतलब जो लागत है वो कम तो हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर रिमेन्स कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो है वो अब भी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव ही बना रहेगा या बना हुआ है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहां पर पूंजी की खपत ज्यादा होगी, ठीक है, जिसमें लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस होंगे, यानी कि निर्माण के लिए जो लंबे समय लगेंगे, एंड फाइनेंसिंग रिस्क, और बैंक को जो है ना वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी इसमें, ठीक है, उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क भी है। रिसेंट लीगल चेंजेस, अभी जो हाल में जो लीगल चेंजेस हुए हैं, जो कानूनी बदलाव हुए हैं, वो परमिट करते हैं किस चीज़ को, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके भागीदारी को इसमें जो है ना परमिट तो करती है, अलाउ करती है। बट वेदर प्राइवेट कैपिटल, लेकिन क्या प्राइवेट कैपिटल जो है, निजी पूंजी जो है, वो प्रवेश करेगी ऐसे सेक्टर में जो इंटवाइंड है, इंटवाइंड, इसको इंटवाइंड कहते हैं, इंटवाइंड नहीं कहिएगा, इन यहाँ अलग हो जाएगा, ट्वाइंड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इंटवाइंड, इंटवाइंड मतलब कनेक्टेड, बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड, तो इंटवाइंड है विथ नेशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड लाइबिलिटी कंसर्न से, यानी कि ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करेगी जो संबंध है मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल सेफ्टी से, और फिर लाइबिलिटी उत्तरदायित्व, ठीक है, की चिंता से जो सेक्टर मतलब कि है, जिसमें उससे क्या, उसमें क्या प्रवेश करेगी, ये अभी भी अनसर्टेन है, रिमेन्स अनसर्टेन। तो ही बोल रहा है वेदर प्राइवेट कैपिटल विल इंटर अ सेक्टर intertwined with national security, safety and liability concerns remains uncertain, वो अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन, अब कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है डिस्पाइट बजटरी सपोर्ट, यानी कि बजट में जो इसके लिए सपोर्ट किया गया है, इसके लिए मतलब कि पैसे या आवंटन दिए गए हैं, उसके बावजूद जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यूज टू सी मॉडेस्ट एक्चुअल स्पेंडिंग, वो अभी भी लगातार, अभी भी मतलब लगातार अभी भी क्या देख रहा है, मॉडेस्ट, मामूली, एक्चुअल स्पेंडिंग, जो वास्तविक जो इसमें खर्च किए जा रहे हैं वो बहुत ही कम है, जो हाईलाइट करता है, यानी कि उजागर करता है किस चीज को, द परसिस्टेंट गैप, एक निरंतर अंतर को, बिटवीन पॉलिसी एम्बिशन
एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो आपका नीतिगत जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं और जो एग्जीक्यूशन, इसको लागू करने का जो है, इसके बीच एक निरंतर गैप को देखा जा सकता है या हाईलाइट करता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ये बहुत लोगों को पता हो सकता है, लेकिन आप इसको समझिए। ये भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए इसके बनाने के तरीके और इसके रंग के पीछे का लॉजिक समझते हैं। यह क्या है? जब हम पानी यानी कि H2O से हाइड्रोजन को अलग करते हैं और इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर या विंड पावर से आती है, तो बनने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। समझ गए? इसे इस प्रक्रिया से भी समझा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि एक मशीन होती है जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इसमें पानी डाला जाता है, ठीक है। इस मशीन को चलाने के लिए सौर ऊर्जा यानी कि सोलर जो एनर्जी है या विंड एनर्जी जो है उसकी बिजली दी जाती है, ठीक है। बिजली पानी के अणुओं को, जो अणु जो होते हैं, तो वो बिजली पानी के अणुओं को तोड़ देती है, जिससे हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O अलग हो जाते हैं। उसी से मिलता है पूरा पानी को H2O कहते हैं। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोयला या गैस नहीं जलती और कोई प्रदूषण नहीं फैलता, इसलिए इसे ग्रीन कहा जाता है। यह ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन से अलग कैसे है? सवाल यह भी उठता है। हाइड्रोजन तो एक ही गैस है, लेकिन इसे बनाने के तरीके के आधार पर इसके नाम अलग होते हैं। जैसे ग्रे हाइड्रोजन, अगर इसे प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन से बनाया जाए और प्रदूषण हवा में छोड़ दिया जाए, जो कि सबसे आम तरीका होता है। ब्लू हाइड्रोजन जैसे अगर इसे गैस से बनाया जाए, लेकिन निकलने वाले प्रदूषण CO2 को कैप्चर करके ज़मीन के नीचे छुपा दिया जाए, ठीक है, जैसे CCUS के जरिए, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो होता है अगर इसे सिर्फ पानी और साफ बिजली से बनाया जाए, सबसे साफ तरीका होता है ये, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो भारी उद्योग जैसे हैवी इंडस्ट्री जो है, जैसे स्टील प्लांट या फिर बड़ी फैक्ट्रियां सिर्फ बैटरी से नहीं चल सकती, उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे शक्तिशाली और साफ ईंधन की ज़रूरत है। भारी वाहन जैसे बड़े जहाज या ट्रक, जहां बैटरी बहुत भारी और कमज़ोर पड़ जाती है, वहां हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प है। और दूसरा जो है, मतलब कि ऊर्जा जो भंडारण जिसको स्टोरेज कहते हैं, सूरज ढलने के बाद भी सोलर एनर्जी को हाइड्रोजन के रूप में स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत के लिए खास किया है, जैसे कि एडिटोरियल में जिक्र था, भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। सरकार चाहती है कि भारत दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने। हालांकि अभी इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कम करने की कोशिश की जा रही है। समझ गए? तो ये चीज़ है। तो एग्जीक्यूशन, पॉलिसी एम्बिशन और एग्जीक्यूशन में एक परसिस्टेंट गैप है, ठीक है। और ये जो है बजटरी सपोर्ट के बावजूद भी जो ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसमें एक मोडेस्ट एक्चुअल एक्सपेंडिंग देखा जा रहा है। वास्तविक जो खर्च है उसमें वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि मतलब कुल मिलाकर जो है, अगर इंडिया का जो क्लाइमेट बजट है 2026-27 का, वो उसी पैटर्न को जो है ना दोहराती है। बिग ऑन इंटेंट यानी कि इरादा में बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एलोकेशन को लेकर बड़ा कॉशियस हैं आप, यानी कि बड़ा सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। एंड अनसर्टेन इन इट्स एबिलिटी टू मोबिलाइज द प्राइवेट कैपिटल, ठीक है। और बड़ा अनिश्चित हैं अपने क्षमता को लेकर कि आप प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज करें, उसको एकत्र, मतलब कि एक तरीके से उसको प्रेरित करें, जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है टू एक्सेलरेट, बढ़ाने के लिए डीकार्बोनाइजेशन को अक्रॉस वाइटल सेक्टर्स, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो क्या कहेंगे आप, मतलब इस एडिटोरियल का सार यही है कि भारत के पास क्लाइमेट विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसे ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए जिस क्लाइमेट कैपिटल यानी कि निवेश की ज़रूरत है, वह अब भी थोड़ी कम और बिखरी हुई नज़र आती है। चाहे वो 20,000 करोड़ का कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट हो या फिर रूफटॉप सोलर का विस्तार। असल चुनौती जो है वो अब कागजों से निकलकर एग्जीक्यूशन के मैदान में है, ठीक है।
आपको क्या लगता है, क्या भारी भरकम सब्सिडी के बिना भारत का निजी क्षेत्र ग्रीन एनर्जी में बड़ा निवेश करने को तैयार होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण पसंद आया और इससे आपकी तैयारी में मदद मिली तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं। ऐसे ही गहराई से भरे विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कल का एडिटोरियल विश्लेषण आपसे मिस ना हो। और हाँ, अभी आपको वर्ड्स बताना भी जरूर बाकी है, लेकिन उससे पहले इस एडिटोरियल में एक और है, मोर एंड लेस। ये जो है ये भी बजट के ही बारे में है। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इसे भी कर दूंगा, लेकिन पहले हम लोग जो है एक बार वर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। एम्बिशंस मतलब बताए थे, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर या गोल्स होते हैं, किसी बड़ी चीज को हासिल करने की तीव्र इच्छाएं या लक्ष्य। एस्पिरेशंस कहते हैं इसको, गोल्स कहते हैं, एम्स कहते हैं। उल्टा हो जाएगा इसका एपैथी, इंडिफरेंस या कॉन्टेंटमेंट। एलोकेशन होता है आवंटन, किसी उद्देश्य के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित धन या संसाधनों की मात्रा, जिसको कह सकते हैं अप्रोप्रिएशंस कह सकते हैं, ठीक है, या ये फंडिंग कह सकते हैं इसका जो है आपको उल्टा जो हो जाएगा वो एंटो विथ होल्डिंग हो जाएगा, डिनाइल हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कॉशस मतलब कि सतर्क या जोखिमों से बचने के लिए सावधान या बड़े कदम नहीं उठाने के बारे में होता है कॉशस, केयरफुल, प्रूडेंट, वेरी। और इसका एंटो हो जाएगा रेकलेस, बोल्ड, केयरलेस। डिसजॉइंटेड का मतलब होता है लैकिंग प्रॉपर कनेक्शन, यानी असंबद्ध, उचित संबंध, समन्वय या एकता की कमी। डिसकनेक्टेड, फ्रेगमेंटेड, इनकोहेरेंट या इनकॉन्सिस्टेंट भी होता है। और इसका एंट हो जाएगा कोहेरेंट, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड। मॉडेस्ट का मतलब मामूली, बहुत ही छोटा, हम्बल, मॉडरेटेड या लिमिटेड। और इसका एंट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश या फिर सब्सटैंशियल। आउटले का जो मतलब होता है प्रव्यय, यानी कि किसी परियोजना के लिए खर्च की गई या आवंटित कुल धनराशि। एक्सपेंडिचर या फिर स्पेंडिंग या कॉस्ट, इसका एंटो हो जाएगा इनकम, रेवेन्यू या सेविंग। पायलट का मतलब होता है मतलब व्यवहार्यता जांचने के लिए छोटे पैमाने या प्रारंभिक परीक्षण या परियोजना, यानी कि ट्रायल कर सकते हैं, प्रोटोटाइप कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा फुल स्केल, प्रोडक्शन या डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती या उसका उपयोग में लाना, जैसे इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट या लॉन्च। इसका एंट हो जाएगा विड्रॉल, रिमूवल या टेस्टिंग। स्केलिंग का जो मतलब होता है वो आपको इंक्रीज करना या किसी आकार को बढ़ाना। एक्सपेंशन, ग्रोथ या इनलार्जमेंट। इसका एंट हो जाएगा रिडक्शन, श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित, यानी कि अभिन्न अंग। इनहेरेंट, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक। और इसका एंट हो जाएगा सेपरेट, एक्सटर्नल या फिर डिटैच्ड। इंपेरेटिव का होता है अनिवार्यता, एसेंशियल, मैंडेटरी या क्रूशियल। इसका एंट हो जाएगा ऑप्शनल, अननेसेसरी या वॉलेंट्री। कॉम्पिटिटिवनेस का हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मकता, यानी कि व्यवसाय या बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता। एज कर सकते हैं, राइवलरी कर सकते हैं, कैपेबिलिटी, मार्केट स्ट्रेंथ। इसका एंट हो जाएगा अनकॉम्पिटिटिवनेस, वीकनेस या इन्फीरियरिटी। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकृत, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्पर्स, डिवॉल्व। इसका एंट हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड, कंसंट्रेटेड, यूनिफाइड। ओके। एब्जॉर्प्शंस का मतलब होता है आवंटित धन या संसाधनों का पूर्ण उपयोग या ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसको अपटेक कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन या टेकअप कर सकते हैं। इसका एंट हो जाएगा रिजेक्शन, अंडर यूटिलाइजेशन या वेस्ट। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट हैवी या हाई कॉस्ट, जहां पर होता है। इसका एंट हो जाएगा लेबर इंटेंसिव या लो कॉस्ट। मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, ठीक है ना, संसाधनों, लोगों या पूंजी आदि को एकत्र करके उपयोग के लिए तैयार करना है। इसके एक तरीके से उसको प्रेरित करते हैं कि आप उसमें आए। गैदर करना, रैली करना, असेंबल करना। इसका एंट हो जाएगा डिस्पर्स, डीमोबिलाइज या फिर स्कैटर। डिकार्बनाइजेशन का मतलब होता है ऊर्जा या उद्योग से जो है ना कार्बन उत्सर्जन को कम करने या हटाने की प्रक्रिया। कार्बन रिडक्शन या डीकार्बनाइजिंग। इसका एंटो हो जाएगा कार्बनाइजेशन या फिर एमिशन इंक्रीज। चलिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। इन द थिक ऑफ, राइट इन द मिडिल ऑफ समथिंग या समथिंग इंटेंस और बिजी, यानी कि किसी तीव्र या व्यस्त स्थिति के बीच या किसी चीज़ के चरम पर, ठीक है ना। जैसे कि यूनियन बजट बिगेन रिफ्लेक्टिंग ग्रेटर क्लाइमेट कंसर्न्स फ्रॉम 2021 इन द थिक ऑफ द
कोविड-19 पैंडेमिक, यानी ये जो केंद्रीय बजट जो है 2021 से अधिक जलवायु चिंताओं को दिखाने लगे। कोविड-19 महामारी के चरम पर ये बिग ऑन इंटेंट इरादों में बहुत बड़ा, यानी कि ओवरऑल इंडियाज क्लाइमेट बजट रिपीट्स द पैटर्न, बिग ऑन इंटेंट, कॉशंस ऑन एलोकेशन, ये बताए थे आपको। और कॉशंस और एलोकेशंस का मतलब आवंटन में सतर्क यानी किफ़ायती होना, यानी कि आप जो है पैसा जो है खर्च करने में बड़ा थोड़ा कंजूसी दिखाते हैं, थोड़ा सतर्कता बरतते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं कॉशंस एंड एलोकेशन एंड अनसर्टेन इन इट्स एबिलिटी टू मोबिलाइज, ये इसका ये था। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और जागरूक बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।